Hello and Jai Hind to all. This is Vishnu Kumar Dwivedi, and you all are watching श्री ब्रह्मदेव क्लासेस। दोस्तों, आज हम एक दमदार तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन और इसके साथ साथ कुछ ग्रेविटेशन के कंसेप्ट रहेंगे जो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे और बहुत ही उम्दा तरीके से बच्चों को समझ भी आया था। चलिए, उन्हीं के कुछ क्वेश्चंस आज हम लेकर आए हैं। और जिन बच्चों को पहली बार आपने विजिट किया है चैनल पर, तो उन सभी साथियों से, है ना, रक्षाबंधन मना लिए आप। और बहुत सारी चीजों को आप रिश्तेदारी में और बढ़िया तरीके से दीदी के यहाँ कहीं और गए होंगे, है ना, बुआ जी के यहाँ गए थे और कहीं ना कहीं गए होंगे। रक्षाबंधन बहुत ही उत्तम तरीके से मनाया। अब हम पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे और कंसंट्रेट होकर चीजों को देखेंगे। चलिए, बिना किसी समय को गवाए हुए आज हम दमदार तरीके से कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, जो एक स्पेस में बहुत उम्दा तरीके से काम करने वाली चीज है। इसके साथ साथ स्पेस में दो ही तरीके की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती हैं दोस्तों। स्पेस और स्पेस से जुड़ी हुई चीजों के लिए हम और आप बहुत ही उम्दा तरीके से पढ़ रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। चलिए, सबसे पहली बात होती है स्पेस में कि ग्रेविटेशन मैटर्स। ग्रेविटेशन इज द यूनिवर्सल लॉ और यूनिवर्स में बहुत सारी चीजों पर ये काम करता है। आप देखे होंगे, आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया है बहुत ही अच्छे तरीके से। ब्रह्मदेव क्लासेस में आपने बहुत उम्दा तरीके से सीखा है। चलिए, यहाँ पर एक और बात आती है कि एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर द यूनिवर्स, फॉर द स्पेस। एनर्जी जब तक सारी चीजों को संभाले हुए है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है। अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने और बहुत सारे महान वैज्ञानिकों ने इसकी चीज के लिए आपको बहुत सजग किया है, अवेयर किया है। और बहुत सारी चीजें एनर्जी पर डिपेंड करती हैं, चाहे वो एनर्जी मास इक्वेशन हो, चाहे वो एनर्जी का कंजर्वेशन कंसेप्ट हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो आज हम उन्हीं की बेसिस पर कुछ चीजों को, कैप्लर्स लॉ और ग्रेविटेशन को लेकर बहुत ही दमदार तरीके से कुछ क्वेश्चंस लाने वाले हैं, है ना। जाएंगे कहीं नहीं, बने रहेंगे हमारे साथ और हम दमदार तरीके से, बहुत ही उम्दा तरीके से डिटेल्ड वे में एनालिसिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस का, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में, आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे यूं ही पूछ लिए जाते हैं और बहुत सारी चीजें आप गलत करके चले जाते हैं। आज से इस लेक्चर को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए, लेट मी शेयर यू द पीडीएफ ऑफ इट, गिव मी अ फ्यू सेकंड। और जो बच्चे अभी नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, आपको अच्छा लगता है और आपकी समझ में आता है तो आप अपने दूसरे दोस्तों के साथ इस चैनल को, आपको ये पीडीएफ दिख रही होगी, ध्यान से समझिए, है ना। ये आपको पीडीएफ दिख रही होगी, उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैंने अरेंज किए हैं और बहुत ही उम्दा तरीके से सीखेंगे। एक एक बारी चीज की करेंगे, एक एक चीज को कंसेप्ट और बहुत ही उम्दा तरीके से सीखेंगे। फिजिक्स एक बहुत ही मजेदार आपका सब्जेक्ट है, बट उसमें आपको आसपास की चीजों को पढ़ता है। चलिए, ऑफ प्लेनेटरी मोशन, इसके अलावा अगर बात करेंगे कुछ कंसेप्ट, इनके ऊपर कुछ टॉपिक दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं। चलिए, मैं हूं विष्णु कुमार द्विवेदी और आप देख रहे हैं श्री ब्रह्मदेव क्लासेस। चलिए, पहला कह रहा है, इन द फॉलोइंग कैप्लर्स, विच ऑफ द कैप्लर्स लॉ फॉलोइंग स्टेट्स दैट प्लेनेट मूव्स एलिप्टिकल ऑर्बिट, है ना, और सन जो रहेगा सूरज फोकस पर। चलिए, इसको अगर समझें, इसको अगर ध्यान, तो आपने पढ़ा था कैप्लर्स का पहला नियम, है ना। In that I have already discussed about the how they are revolving around the elliptical orbit, है ना। है एक ellipse है और इस ellipse में मैं थोड़ा सा चेंज कलर चेंज कर दे रहा हूँ, इससे आपको और समझ आएगा। फ्यू सेकेंड, ओके, हियर इट इज। तो यहाँ देखो कि एलिप्टिकल पाथ है। एलिप्टिकल का मतलब होता है आपका एक अंडाकार आकृति वाला एक घेरा, एक ऑर्बिट, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास क्या था, आपके पास यहाँ पर मैंने एलिप्स में दो आपको एक्सिस दिखाए थे, दो एक्सिस दिखाए थे, होता है मेजर एक्सिस और एक होता है माइनर एक्सिस। चलिए, इसको भी ड्रॉ करते हैं। चलिए, देखिएगा, ध्यान से समझिए, ये और एक ऊपर से नीचे, ठीक है।
सो यहाँ पे अगर आप बात करोगे, यहाँ पर अगर बात करोगे कि एक क्या होता है, फोकस है ना, दो यहाँ पे फोकस होते हैं। एक को मान लिया हमने, क्या मान लिया दोस्त, F1 मान लिया, है ना, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ F1, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ F2, ठीक है, F2, यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा। एक को हमने लिख दिया F1, एक को लिख दिया F2। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, कह रहा है सन एट वन फोकस। सो यहाँ पे आपने सीखा भी था, अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन एट वन focus of Earth and every other orbits, every other जो planets, these will always in the ellipse around the sun. So focus वन पे आप देखो, अगर मान लें हमारा सूरज फोकस वन पे है, तो प्लेनेट जो होगा वो दोस्तों इस तरीके से रिवॉल्व करेगा। इस तरीके के क्वेश्चन आप देखोगे तो ये पूछ रहा था कि स्टेट, आप ये बताइए केपलर्स लॉ का प्लैनेट मोशन जो है उसमें कौन सा नियम कहता है कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में जो रहेगा फोकस पर रहेगा, पर चक्कर लगाएंगे। तो ए ऑप्शन में आपसे कह रहा है कि लॉ मोशन, क्या ये हो लॉ ऑफ ऑर्बिट होगा, ठीक है, लॉ ऑफ ऑर्बिट होगा क्या। बी में कह रहा है ऑफ एरिया होगा क्या, लॉ ऑफ पीरियड होगा क्या, लॉ ऑफ इनर्शिया होगा क्या। तो पहला आप देखिए ए ऑप्शन जो है वो इसका एक सही ऑप्शन हो जाएगा। इन द फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट, है ना, फर्स्ट ऑर्बिट या हम कहें लॉ ऑफ ऑर्बिट, फर्स्ट केपलर्स लॉ में ये चीज बताई गई कि सारे प्लेनेट जो हैं सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे एक अंडाकार आकृति वाले गोले में, है ना, इट विल बी एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। ओके, सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 सही हो जाता है, ए ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि व्हाट इज द शेप ऑफ प्लेनेट ऑर्बिटिंग, है ना, शेप ऑफ प्लेनेट कैसा होगा, प्लेनेट की ऑर्बिट का शेप कैसा होगा अकॉर्डिंग टू केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर के पहले नियम में आपको कह रहा है कि केपलर्स के पहले नियम में शेप ऑफ ऑर्बिट कैसा होगा, जो ऑर्बिट है वो कैसी होगी, क्या सर्कुलर होगी दोस्तों, क्या स्क्वायर फॉर्म की होगी, क्या एलिप्टिकल फॉर्म की होगी, एक एलिप्स होगा, या कि एक हाइपरबोला होगा। हाइपरबोला और एलिप्स जैसे कंसेप्ट हम क्लास 11th में, क्लास 12th में फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, इसके अलावा हम मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं दोस्तों, है ना। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर ए ऑप्शन में आपको सर्कुलर कह रहा है, ये एक गलत ऑप्शन है। बी ऑप्शन में कह रहा है एक बटा एक गलत ऑप्शन है। कोई भी किसी भी स्क्वायर फॉर्म एक ऑर्बिट में कभी, ये तो है ना, ये स्क्वायर जो फॉर्म है ये यहाँ पर पहला ऑप्शन जो अपने पहले वाले डिटेलमेंट में यहाँ पर था, केपलर्स लॉज के फर्स्ट लॉ में आपको सिखाया था, ऊपर पहले वाले इसमें आपको देखा था, इसने कह रहा था कि क्या करेगा, वो जो लॉ में प्लेनेट ऑर्बिट है वो कैसा होगा, एक एलिप्टिकल पाथ होगा। कैसा होगा दोस्तों, एक एलिप्टिकल पाथ होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाता है। डी में कह रहा है हाइपरबोला, ये बेटा गलत है। सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन एज रिक्वायर्ड फॉर द क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए ये सारे ऑप्शन बोलो, है ना, पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों ही एकदम बहुत ही दमदार तरीके से सही हो जाएंगे। चलिए ये दोनों क्वेश्चन अगर आपको समझ आए होंगे अभी तक, है ना, क्वेश्चन दमदार तरीके से समझ आए, एक्सप्लेनेशन अच्छा है, तो लाइक जरूर करिएगा, है ना, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और हम और आप इस चैनल को बहुत ही उम्दा तरीके से बहुत ही दूर तक ले जाएंगे, बहुत ही ज्यादा तरीके में, है ना। मेरा उद्देश्य ये है जो बच्चे किसी न किसी कारण से, है ना, ऑनलाइन जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, बड़े बड़े चीजें हैं, वहां पर अगर किसी भी कारण से अगर वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर, है ना, उनके लिए गिलानी नहीं होनी चाहिए। उनको बहुत ही डिटेल में हमने पढ़े हैं, करीबन 100 से लेकर 10 लेक्चर के आसपास, है ना, 125 होने वाला है। तो वहां पर हमने किया बहुत सारी डिटेल वे में एनालिसिस किया है। अगर आप क्वेश्चन सीरीज के अलावा थ्योरी लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, इसकी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जनरल साइंसेज, है ना, वहां पे आपको मिलेगा बहुत सारी चीजें। क्लास 10th 12th, है ना, JEE नीट जैसे एग्जाम्स के लिए हमने यहाँ पर
आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है, आप जाइए एक बार देखना जरूर। क्लियर है दोस्तों, बात समझ रहे हैं? चलिए यहाँ पे अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, जिसमें आपको कह रहा है जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, केपलर्स लॉज डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द टाइम ऑफ अ प्लेनेट टेक्स टू द ऑर्बिट एंड द डिस्प्लेसमेंट द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है, डिस्टेंस एंड टाइम के रिलेशन को बता रहा है। डिस्टेंस टाइम के रिलेशन को आप देखोगे, यहाँ पर समझिए हमने एक एनालिसिस किया था क्वेश्चन नंबर 3 में, कह रहा है कि और जो प्लेनेट का टाइम ना, उसके बीच में एक रिलेशन बताता है, एक कौन सा केपलर लॉ है। देखिए यहाँ पर अगर बात की टाइम पीरियड के स्क्वायर के, है ना, टाइम पीरियड के स्क्वायर के यहाँ पर आर क्यूब, है ना, आर अपॉन टी स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक थर्ड लॉ प्लेनेटरी मोशन है, केपलर्स लॉ ऑफ थर्ड लॉ है। यहाँ पर आपको बात करेगा कि जो आर क्यूब है, यानी कि रूट रूट मीन क्यूब 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 डिस्टेंस है कि मीन डिस्टेंस क्यूब, है ना, मीन डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस ऑफ द सन द प्लेनेट, अगर क्यूब करें, है ना, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी स्क्वायर के। मतलब क्या है, जो ज्यादा दूर है, अगर कोई मान लीजिए ऐसा प्लेनेट है जो जो सूरज से बहुत दूर है, तो ऐसे केसेस में वो समय ज्यादा लगेगा उसके लिए। जो ग्रह हैं सूर्य के पास में ग्रह हैं, जैसे वीनस है, इसके अलावा अर्थ है ना, तीसरे नंबर पर आता है, तो उसके लिए टाइम पीरियड जो रहेगा वो दोस्तों बहुत ही कम रहेगा एज कम्पेयर टू द फर्दर प्लैनेट्स। क्लियर है? पहले 4 प्लैनेट्स जो होंगे वो जल्दी चक्कर बाद के 4 प्लैनेट्स के रहते हैं, है ना, यहाँ पर आप समझिए। तो क्वेश्चन नंबर आपके जो थर्ड है उसका आंसर हो जाएगा। देखो ये हम तीसरे लॉ में पढ़ते हैं, थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन में पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए में हमसे कह रहा है लॉज ऑफ ऑर्बिट है क्या, और लॉज ऑफ ऑर्बिट जो है वो पहला ऑप्शन, पहला मतलब लॉ है ना, ये सही नहीं होगा दोस्तों। लॉ ऑफ एरिया ये भी कहीं ना कहीं सेकंड लॉ है, तो ये फर्स्ट और सेकंड लॉ की बात नहीं कर रहा है। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पर दिख रहा है कि लॉ ऑफ पीरियड, ये लॉ ऑफ पीरियड की बात है, टाइम पीरियड की बात कर रहा है ना। यहाँ पे देखो रिलेशन बताना है टाइम बाय अ प्लेनेट, है ना, एंड डिस्टेंस, तो यहाँ पर टाइम पीरियड की बात कर रहा है, तो लॉ ऑफ पीरियड ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आपने देखा है इन चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने पढ़े हैं, है ना, डिटेल्ड वे में। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है, आपने मिस कर दिया है किसी भी कारण से, तो आप जाइए उस लेक्चर को देखें, है ना, केपलर लॉ ऑफ मोशन को बहुत ही डिटेल में। इसके अलावा केपलर्स लॉ के पहले भी चीजें जो थी, है ना, टॉलमी थे, इसके अलावा ये बहुत ही महान वैज्ञानिक हुए हैं, जो कॉपरनिकस थे, जिन्होंने हेलियोसेंट्रिक मॉडल दिया था दोस्तों, बहुत ही पूजनीय ऐसे जो कहीं ना कहीं साइंस में बहुत ही उम्दा तरीके से अपना छाप छोड़ जाते हैं, अपनी चीजों को उन्होंने दिया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपसे डिस्कस करते हैं, और इन्हीं बातों को हम बहुत ही उम्दा तरीके से सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको, अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ, दूसरे केपलर्स लॉ के अनुसार आप ये बताइए कि प्लेनेट चले तो वो इक्वल डिस्टेंस स्वीप करेगा और इक्वल टाइम में करेगा। ये एक स्टेटमेंट है, ये एक एग्जैक्ट स्टेटमेंट है। वो जो है किस तरीके जो है मतलब डिस्टेंसेस के बारे में बात कर रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसे तथ्य हैं जो सेकंड लॉ में बताए गए, उसकी आप बताइए कि क्या है। तो कह रहा है व्हाट डज दिस इम्प्लाई, इसका मतलब क्या है अबाउट द प्लेनेट स्पीड, प्लेनेट स्पीड। तो क्या ये एक बात मैं बताऊं कि अगर प्लेनेट के बारे में देखें, सूरज के बारे में देखें, या सूरज से जो भी प्लेनेट दूर है, तो वो इक्वल, ये एक इमेजिनरी लाइन है ना, इमेजिनरी लाइन है विच स्वीप्स इक्वल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस तरीके से आप देखते हो अपने, है ना, इस तरीके से आप देखते हो, तो यहाँ का जो एरिया है वो इसके एरिया के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका जो स्पीड है,
स्पीड का मतलब यहाँ पर जो जो उसकी रफ्तार है, इनकी रफ्तार, प्लेनेट के चलने की रफ्तार है, वो एक जैसी होती है दोस्तों, है ना। इसको हम स्पीड कहते हैं, इसको हम वेलोसिटी कहते हैं, है ना। ये प्लेनेट की जो स्पीड है वो एक कांस्टेंट स्पीड से, ना ज्यादा ना कम, जितने से चल रहा है उतने से चलता रहेगा, इसका मतलब ये है। तो हमने सेकंड लॉ में ये पढ़ा है दोस्तों, सेकंड लॉ को, कैप्लस के सेकंड लॉ को, द्वितीय नियम को लॉ ऑफ एरिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एरिया है दोस्तों, उसके बाद भी है ना। तो ये जो है, ये एक कांस्टेंट स्पीड से बात करता है कि हमारा जो भी प्लेनेट है किसी भी पॉइंट पर है, ऑर्बिट चल रहा है, तो वो किसी भी पॉइंट को आप देखोगे, दो दो पॉइंट को देखोगे, तो उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगी। जैसे एक सर्कल के बीच में डिस्टेंस जो होती है, रेडियस, बराबर होती है थ्रू आउट द सर्कल। तो ये भी कहीं ना इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कहीं ना कहीं ट्रेवल करेगा। तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से समझे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका एक सही ऑप्शन हो जाएगा, जो लॉ ऑफ एरियाज की बात करता है, मतलब सेकेंड लॉ की बात करता है। ठीक है दोस्तों, बाकी सारे बी ऑप्शन वेरिएबल स्पीड नहीं होगा, वेरिएबल होगा तो कहीं ना कहीं इसका जो पूरा नियम है वो उसके मतलब पॉइंट्स को, उसके टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। डिक्रीज स्पीड डिक्रीज नहीं होती है, ना कि इंक्रीज होती है, एक बेटा कांस्टेंट से चलता रहता है। चलिए बात करेंगे अगर कुछ दूसरे चैप्टर, दूसरे कॉन्सेप्ट्स की। इसमें बात करें कि क्वेश्चन है, ये कह रहा है व्हाट इज द टर्म, कोई एक ऐसा टर्म है दोस्तों, है ना, फॉर द प्लेनेट इन एन planet orbit and which is when it is closer to sun। एक ऐसा पॉइंट बताइए जहां पर कोई भी प्लेनेट सूरज के सबसे नजदीक हो, सबसे नजदीक हो, कोई ऐसा प्लेनेट बताइए, इसका पॉइंट बताइए जो यहाँ पर बहुत ही दमदार तरीके से, है ना, इस तरीके से आप देखो, समझो समझो, एक एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छी कर रहा हूँ मैं, और मेरा कोशिश ये है कि सारी चीजों को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। चलिए यहाँ पे कह रहा है सबसे नजदीक ग्रह है ना, सूरज जो है उसके सबसे नजदीक आता है, और उस पॉइंट को क्या कहते हैं जो ऑर्बिट के अंदर रहता है। चलिए अगर हम बात करें इस चीज के लिए, तो आपसे कह रहा है कि ए पॉइंट एप्सिलॉन होता है क्या, पेरिहीलियन होता है क्या, या जेनिथ होता है क्या, या नादिर होता है क्या। ठीक है, ए ऑप्शन जो है वो जब पृथ्वी या कोई भी ग्रह सूरज के सबसे दूर रहता है, उसको हम एपेलॉन कहते हैं। ठीक है, उसको हम एपेलॉन कहते हैं। बट जब भी सूरज पृथ्वी या किसी भी ग्रह के सबसे नजदीक होता है, ऑर्बिट के, उसके उस ऑर्बिट के सबसे नजदीक होता है, तो हम इसको देखते हैं, नाम से जानते हैं। तो इट विल बी द ऑप्शन फॉर द रिक्वायर्ड ऑप्शन। तो बी ऑप्शन जो है पेरिहेलॉन, ये एक बहुत ही अच्छा सही ऑप्शन हो जाएगा जो आप पढ़ते हैं। अगर बात करें ये जनवरी, है ना, पूरे साल में जनवरी 3, 3 जनवरी को होता है, 3 जनवरी दिन आता है, हमारी पृथ्वी से बहुत ही नजदीक होता है, तो इसको पेरिहेलॉन के नाम से जानते हैं। बात समझे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ पर आप बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर, फॉर द पॉइंट, व्हाट इज द टर्म फॉर द पॉइंट इन प्लैनेट फारदेस्ट फ्रॉम द सन। सूरज से, सूरज से सबसे दूर ग्रह, है ना, दूर का ऑर्बिट के में कोई भी दूर पॉइंट क्या कहलाता है। चलिए अभी अभी डिस्कस किए थे, हमें नहीं पता था बेटा कि ये एक ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में आएगा। चलिए यहाँ पे बात करेंगे तो ये ऑप्शन हो जाएगा एपेलॉन, है ना। ये क्या हो जाएगा बेटा, एपेलॉन हो जाएगा। और एपोलॉन में आपको अभी अभी बताया कि जब सूरज सबसे दूर रहता है पृथ्वी के, तो यहाँ की डिस्टेंस ज्यादा होती है, तो वहां पर अगर बात करेंगे तो वो एपेलॉन कहलाता है ना। जुलाई के महीने में ये पड़ता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द ग्रेविटेशन एंड द कैप्लर्स लॉ प्लैनेटरी मोशन। बात करें अगर यहाँ पर बात करेंगे कि इसके पहले
कि जो हमारे पहले 2014 के पहले 2014 के पहले जो आपकी संख्या थी, इसकी ग्रह की संख्या थी दोस्तों, उसमें 9 ग्रह हमारे लिए जाते थे। बट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यहाँ ये देखा गया कि जो केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को प्लूटो जो है, प्लूटो यानी 9th ग्रह है, 9th ग्रह पहले था अब नहीं है, तो वहां पे वो बदमाशी कर रहा था। क्या कर रहा था बेटा? वो केपलर्स लॉ को फॉलो कर रहा था। वो क्या कर रहा था कि लैब कहीं ना कहीं रिवॉल्व कर रहा था, कहीं ना कहीं एक बहुत ही शोचनीय विषय हो गया। हमारे जितने भी महान वैज्ञानिक और जो जो अलग अलग देश के, उनके बीच में एक मीटिंग हुई है ना, उसमें हम ये निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये जो प्लूटो है वो केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का पालन नहीं कर रहा है। इस वजह से हम इसकी कैटेगरी में रख, प्लैनेट अब दोबारा से प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं गिना जाएगा। इस तरीके से एक और बात बताएं, जो प्लैनेट सबसे नजदीक होता है, सबसे गर्म ग्रह कहते हैं, है ना, बुध बेटा सबसे ज्यादा गर्मी लेता है सूरज की, सबसे नजदीक। बट अगर हम बात करें नेपच्यून की, तो वो सबसे दूर है, वहां पर जीवन संभव नहीं है बेटा। इस तरीके से काम करेंगे। कुछ क्वेश्चन रहा है कि which law states that the square of the orbital period is proportional to the cube of semi major of its orbit। अभी की सेमी मेजर एक्सिस यानी कि आर क्यूब है ना, डायरेक्टली टी स्क्वायर के, और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है आर क्यूब, दैट मीन्स इसका होल क्यूब है ना, क्यूब कहेंगे, डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर है ना, इसको हम कांस्टेंट कह लेते हैं। आपने इनवर्स लॉ के अगर कहीं रूल्स पढ़े होंगे, प्रूफ पढ़ा होगा, हमने इस लेक्चर को इसके पहले कुछ क्वेश्चंस भी किए हुए हैं, तो आपने बहुत उम्दा तरीके से मैंने यहाँ ड्राइव किया है ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। और ये गया है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन और केपलर्स के तीसरे नियम में क्या क्या मतलब रिलेशन है और ये कैसे काम करते हैं। बात समझ रहे हो? तो अगर आपने वो चीज, तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल पर, और अभी अभी दो हुए हैं उस लेक्चर को लिए हुए, आप बढ़िया से देख सकते हैं। क्लास 11 के लिए बहुत, JEE के लिए, नीट के लिए यहाँ से कॉन्सेप्ट बनते हैं। चलिए अगर बात, देखो साथियों ध्यान से समझेंगे, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में कहाँ पे कही गई है, ठीक है? तो ए ऑप्शन आपसे कह रहा है केपलर में ये कहा गया है, इसको हम लॉ ऑफ कहते हैं, क्या उसमें कहा गया है? नहीं, उसमें तो ये बताया गया कि हमारे जो जितने भी वो एक ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे, जो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट, इसमें केपलर सेकंड की बात कही गई है। ये तो लॉ ऑफ एरियाज है ना। केपलर थर्ड लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ पीरियड्स कहते हैं, ये बहुत ही एकदम राइट ऑप्शन रहेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चंस, है ना। यहाँ पे आपसे कहा गया है द सेमी मेजर एक्सिस का जो क्यूब है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पीरियड के, ठीक है, स्क्वायर ऑफ ऑर्बिट पीरियड। आप समझ रहे हैं, टाइम पीरियड होता है ये, यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है, ऑर्बिटल पीरियड का मतलब टाइम पीरियड है। क्लियर है बात? आप समझिए इस चीज को। और हमेशा एक कॉपी और पेन लेके बैठा करिए, जब भी आप हमारा लेक्चर देख रहे हैं, वहां पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं जो यहाँ पर आप पीडीएफ में मैंने नहीं लिखी हैं, और मैं ड्यूरिंग द लेक्चर आपको यहाँ प्रोवाइड करता हूँ, तो उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी कॉपी में आप नोट्स बना के इस तरीके से आप कवर अप कर सकते हो, चीजों को पढ़ सकते हो। चलिए रिवीजन करेंगे, उस टाइम में आपको दिक्कत नहीं आएगी, इस वजह से मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मेजर फैक्टर, कौन सी ऐसी जरूरी ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। किसी भी दो ऑब्जेक्ट की बात करी जाए तो वहां पर ग्रेविटेशन फोर्स, है ना, किन दो चीजों पर, किन किसी एक चीज पर मेजरली डिटरमाइन करता है। तो सबसे पहले आप देखो कि
जो मासेस हैं यहाँ पर डिटरमाइन करेगा ना। यहाँ पर ये बहुत ही उम्दा तरीके से ना यहाँ पर चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। तो कह रहा है ग्रेविटेशन की बात, अभी तक हमने केपलर्स लॉ के सारी चीजें करी, केपलर्स लॉ के सारे क्वेश्चंस करे। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं ग्रेविटेशन से रिलेटेड, वो आप समझेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, आपने देखा था कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डायरेक्टली उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे इन द प्रोडक्ट फॉर देयर मासेस, है ना। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मैटर करता है कि कोई भी बॉडी जो दो मासेस हैं उनका मास क्या है, उनका परिमाण क्या है, उनका आपको कहीं ना कहीं मासेस का प्रोडक्ट क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। तो ए ऑप्शन जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन रहेगा इस ऑप्शन के, इस क्वेश्चन के हिसाब से। ये क्या कलर्स के ऑप्शन पे डिटरमाइन करेंगे? नहीं, कलर कोई भी हो, है ना, उससे कोई कोई लेना देना नहीं है। अगर बात करें टेम्परेचर्स की, तो यहाँ पर टेम्परेचर्स की बात हमारे ग्रेविटेशन लॉ में, मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ में नहीं कही गई। साइजेस पर डिपेंड नहीं है, मासेस पर डिपेंड है। मास अगर छोटे होंगे, यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात और करूंगा इसकी, एफ इज प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। अब m1 m2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वही डिसाइडिंग फैक्टर होगा फोर्स का, ग्रेविटेशन फोर्स का। अगर ये कम रहेगा तो यहाँ पर हमारा ग्रेविटेशन फोर्स भी कम हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ न्यूटन लॉ। सॉरी, जो आपका नियम है वो ये कह रहा है ना। इस तरीके से यहाँ पे बात करेंगे, मासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमेशा आप देखिएगा जो ऑब्जेक्ट हैं, चाहे उनका को कुछ भी मास हो, वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, है ना। आपको एक क्वेश्चन भी देता है कि वहां पे कह रहा है कि कोई दो ऑब्जेक्ट हैं जो नेग्लिजिबल मास की हैं, क्या वो कमरे के अंदर रखी हुई हैं, वो भी एक दूसरे को नहीं, हाँ बेटा अट्रैक्ट, बट वो के केस में देखो सर, के केस में वो उनका मास, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट्स देखते हैं तो उनके मास एक दूसरे को खींचते हैं। अब इतना ज्यादा मास है ही नहीं ऑब्जेक्ट्स का, जो कमरे में रखी हुई चीजें हैं उनकी, उनमें अगर हम बात करें उनकी ऑब्जेक्ट्स में मासेस इतना इतना ज्यादा है ही नहीं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकें। तो वहां पर जो मास है वो नेग्लिजिबल मास कहलाता है, और नेग्लिजिबल मास में कभी भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता। हाँ जी, समझिए, ये डिटेल्ड साइंस है, या फिजिकल साइंस या फिजिक्स कह सकते हैं, जो आप जब पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में तब आपको समझ, क्लियर है। तो इसी यानी इसी तरीके के डिटेल चीजों को पढ़ेंगे तो यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर करना होगा। चलिए बात करेंगे अगर क्वेश्चन नंबर 9 की, बात करेंगे अगर क्वेश्चन नंबर 9 की, ध्यान से समझेंगे, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की अगर डिटेल में डिस्कस करें तो कह रहा है कि हाउ डज द ग्रेविटी चेंजेस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल। डिस्टेंस अगर हम डबल कर दें, है ना, यहाँ पे डिस्टेंस की बात करी। अब इक्वेशन क्या थी, एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। एफ इज प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, ये आपका कहीं ना कहीं दूसरा आपका ऑप्शन, दूसरा जो है इक्वेशन हो जाएगा इसमें। एक सेकेंड, स्क्वायर, है ना, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। इन दोनों को, मतलब पहली वाली को और दूसरी वाली को कंबाइन करके हम ग्रेविटेशन का फॉर्मूला बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर डिस्टेंस, मतलब आर के मैग्नीट्यूड को अगर डबल कर दें, मैग्नीट्यूड को हम डबल कर दें, मतलब 2r कर दें, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, वो बेटा हो जाएगा 1/4, है ना, 1/4। सो इट इज द क्वार्टरपल, इट इज अ क्वार्टरपल, क्वार्टर मतलब 4 टाइम्स, एंड 1/4 टाइम्स इट इज, है ना। सो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन बेटा गलत हो जाएंगे, है ना। डिक्रीजेस फ्रॉम 1/4, यहाँ पे आप देखो कह रहा है ग्रेविटेशन फोर्स चेंज, ग्रेविटेशन फोर्स जो है चेंज हो जाएगा, और जैसे ही हम 2r करेंगे तो ये जो डी ऑप्शन है बेटा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन बेटा ये नहीं होंगे, ठीक है। ये क्वार्टर पल्स का मतलब 4 गुना, ठीक है, 4 गुना नहीं होगा, 1/4 गुना हो जाएगा। मतलब जब हम 2r डिस्टेंस करेंगे, ध्यान ध्यान समझियो, जब हमने डबल डिस्टेंस कर दी तो डबल का मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है।
तो यहाँ पे आपका चीजें समझे कि ये जो फोर्स है तो एक चौथाई जब घट रहा है, एक चौथाई जब घट रहा है तो डिस्टेंस जब एक चौथाई घटेगी तो जो आपका फोर्स है, यहाँ पे दोबारा समझाते हैं, चलिए कोई बात छोड़ दीजिए। यहाँ पर अगर बात करें कि डिस्टेंस जो है वो 1/r होगी, ठीक। इसको हम डबल कर दें, ठीक है, तो स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, f है, ठीक, f है। तो f अब हमने लिखा था जब डिस्टेंस घटेगी तो फोर्स बढ़ जाएगा क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब डिस्टेंस जो है एक चौथाई घट रही है, एक चौथाई का मतलब यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 है ना, ये हो जाएगा आपके फोर्स की डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक चौथाई जब हम डिस्टेंस को घटा देंगे तो ये चौथाई टाइम यानी कि 4 गुना फोर्स को बढ़ा देगा, है ना, 4 गुना फोर्स को बढ़ा देगा। ये एक सही ऑप्शन आपका हो जाएगा क्वार्टर पल्स, यानी कि 4 गुना आपका फोर्स बढ़ जाएगा। जो आपने पूछा था कि ग्रेविटेशन जो फोर्स है उसमें क्या चेंजमेंट हो, बात समझ रहे हैं। चलिए यहाँ पे अगर बात करें कुछ कंसेप्ट की, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है हु फॉर्मुलेट द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। कौन से ऐसे महान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के लॉ को दिया था। तो इनका कौन नाम जानता है, इनका कौन नाम नहीं जानता है, ये भी कह सकते। न्यूटन जो है एक महान वैज्ञानिक हुए, फिजिकिस्ट हुए, जिन्होंने ग्रेविटेशन के कंसेप्ट, है ना, लाइट के कंसेप्ट, मैकेनिक्स के कंसेप्ट, और फादर ऑफ मैकेनिक्स भी इनको कहा जाता है। ये हैं बेटा सर आइजैक न्यूटन। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करने वाले हैं सर आइजैक न्यूटन को, ठीक है। अगर बात करें ए ऑप्शन की तो जोनास केपलर 16वीं सेंचुरी में एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने केपलर्स के लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन दिया, है ना। ये एक महान वैज्ञानिक थे उसी ड्यूरेशन के, जो इस ड्यूरेशन के आइजैक न्यूटन हुए। बात करें गैलीलियो गैलीली की, इन्होंने टेलीस्कोप को डिस्कवर, जो है हमारा थर्मोमीटर भी बनाया है, ठीक है। इसके अलावा बात करें गैलीलियो गैलीली ने, ग्राहम बेल ने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को, टेलीस्कोप जो है, टेलीस्कोप एक बहुत ही रेनॉल्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई थी, इन्वेंशन हुआ था, इसमें हमने बात कही थी, गैलीलियो गैलीली ने किया था ये। अब बात करें कि अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब, ये भी एक बहुत ही महान वैज्ञानिक हुए जिन्होंने हमारे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और काम किया, सापेक्षता के सिद्धांत में काम किया। इसके अलावा एनर्जी मास इक्वेशन दिया, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। कौन नहीं जानता है इनका नाम बेटा, ये एक बहुत ही महान वैज्ञानिक हुए, बहुत सारी चीजों के, सारे तो चारों वैज्ञानिक के नाम में हमने समझा है। यहाँ पे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड वी हैव फॉलोइंग क्वेश्चंस आल्सो। बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है व्हाट इज द कांस्टेंट जी, है ना, इन द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट whose value is not determining या depending on any other factor. So we have the following question। यहाँ पे जी पूछ रहा है। जी एक हेनरी कैवेंडिश नाम के एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने, एक जर्मन साइंटिस्ट हुए जिन्होंने बहुत सारी वैल्यूज को यहाँ पे डिस्कवर किया था। इसमें एक जी वैल्यू भी थी, इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था हेनरी कैवेंडिश, कैवेंडिश भी कह सकते हैं। वहां पे बात करेंगे, इन्होंने एक बहुत ही उम्दा तरीके से पूरे ग्रेविटेशन के फार्मूले को लगाकर और बहुत सारी इक्वेशन पुट करके, उनकी वैल्यूज को पुट करके यहाँ पर आपको बताया कि ये चीजें कैसे होती हैं, बात समझ रहे हैं। एक बहुत ही उम्दा तरीके से ये चीजें क्लियर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 11th है उसका आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम बी ऑप्शन को देखें, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन नहीं भाई, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन स्मॉल जी होता है। यहाँ पे जी इज इक्वल टू 9.8 होता है। वो कोई भी एक कौन, यहाँ पे कैपिटल जी की बात कर रहा था, स्मॉल जी की नहीं कर रहा था। अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो ये एक अलग कंसेप्ट हो जाता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है और वहां पे पोटेंशियल में बात नहीं कर रहा है। ग्रेविटेशनल फील्ड एक अलग तरीके का कंसेप्ट हो जाता है।
तो हमने बात करी थी, है ना, थ्योरी के लेक्चर्स में इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं। चलिए, ए ऑप्शन सही है। 12 में क्वेश्चन में देखेंगे, कह रहा है दो ऑब्जेक्ट्स जब किसी पास पास आते हैं दोस्तों, व्हाट हैपेंस टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। जब हम आर को अगर घटाएंगे, आर घट रहा है ना, आर घट रहा है तो फोर्स कैसा हो जाएगा, फोर्स वुड बी इंक्रीज इन द सेम रेशियो, है ना। सो यहाँ पे आप बात करिए, जब ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना, आपने अभी भी पढ़ा था, मैंने बताया, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो इन चीजों को आप समझ सकते हो, तो आप बहुत ध्यान करिए, बहुत ही उम्दा तरीके। चलिए, अगर बात करेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स की, इसमें आपसे कह रहा है कि ए ऑप्शन वो डिक्रीज तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है दो ऑब्जेक्ट पास आ रही हैं तो डिस्टेंस कम हो रही है। आपको बताया था दो 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 अगर एक साथ पढ़ते हैं एक ही क्लास में तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि बॉन्डिंग यानी कि बहुत सारी चीजें जैसे दोस्ती है वो पक्की हो जाएगी, आपको बहुत अच्छे प्लेयर फ्रेंड बन जाओगे। तो यहाँ पे आपने आपसे बात कर रहा है फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा ना कि डिक्रीज होगा। बात समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बी है, ऑप्शन बी सही ऑप्शन हो जाएगा 12th क्वेश्चन के लिए, है ना। ये सही ऑप्शन हो जाएगा जिसका मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे बताया भी है। और देखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो द प्रेस ऑफ the force of gravitation is directly proportional to the force of gravitation, yeah, gravity is directly proportional to the square of the masses, no, square of the distances, no, no, है ना, masses of the object, yes, masses of the object, और हम अगर कहें और थोड़ा सा अच्छा करें, masses के प्रोडक्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और समझ रहे हैं, द फोर्स इज ग्रेविटेशन इन द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पर आपने बात करी थी, देखो ध्यान से समझो, बताया था कि एफ जो होता है, जस्ट अ सेकेंड, एफ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। ठीक है, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट या प्रोडक्ट। बात समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, देखो ध्यान से समझो, 14 से आपसे कह रहा है यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, है ना, जी की यूनिट कैसे निकालोगे, तो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी है। ठीक है, अभी अभी बात कर रहे थे कि ये जो क्वेश्चन है पे हमने बात करी थी कि जी की वैल्यू क्या है, ये रहेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ये निकलता कैसे, आइए समझते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, यहाँ पे आप समझेंगे चीजों को। अगर हम जी बात करें तो एफ इज इक्वल टू, सबसे पहले कर लेंगे, कोई बात नहीं, एफ जो है, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो अगर हम जी के लिए देखेंगे तो जी हो जाएगा यहाँ पे एफ इंटू आर स्क्वायर, क्लियर, डिवाइडेड बाई m1 m2, क्लियर। अब यहाँ पे एफ का जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन होता है, और आर स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर माने क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। और डिवाइड करेंगे दोस्तों टू, यानी केजी स्क्वायर। को ये समझ में आया ना, हम कैसे निकालते हैं यूनिट को, ऐसा ही यूनिट को हम तब निकाल पाएंगे बेटा जब हम फॉर्मूला उसको रखेंगे और वहां पे कहीं ना कहीं चीजों को सही से पुट करेंगे और वहां से आपको ऐसा ही यूनिट प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस में, और कहीं ना कहीं हमने जब इसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था कि डायमेंशनल अलजेब्रा एनालिसिस, फिजिकल यूनिट्स वगैरह पढ़े थे, तो वहां पे हमने मूल मंत्र, जब भी कोई यूनिट निकालनी है, फिजिकल है, तो वहां पर मूला मालूम होना चाहिए, जो हमने यहाँ पे कंसेप्ट आपको लगाया है, ये चीज यहाँ पे काम आती है। तो ए ऑप्शन जो है वो एक बहुत ही सही ऑप्शन हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, कह रहा है व्हाट हैपेंस टू द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द प्लेनेट एट एज इट गेट क्लोजर, है ना, इट विल इंक्रीज ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द प्लेनेट एज जब पास जाएगा
सूरज के पास जब जाएगा ग्रह तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी ना, जो नजदीक ग्रह होंगे तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, उनकी स्पीड बढ़ जाती है। अब देखो उनकी स्पीड तेज हो जाएगी, तेजी से घूमने लगेगा। बात समझ रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 देखेंगे तो कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ टाइड ऑन द अर्थ? इट इज ग्रेविटेशन, इट इज द ग्रेविटेशन। हमने आपको बताया था कि पृथ्वी जब चंद्रमा के पास आ जाती है तो इनके बीच में है ना अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगता है, ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा लगता है। तो मून की ग्रेविटी के कारण क्या होता है, पृथ्वी पर जो टाइडल वेव्स हैं वो आती हैं। बेसिक सा फिनोमेना ये है कि ग्रेविटेशन लगता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको समझ आया? चलिए कुछ थोड़े से क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसके बाद हम इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करेंगे। चलिए यहाँ पे बात करेंगे which of the following is not a factor that affect gravitation force? कौन सा ऐसा कारक नहीं है जो ग्रेविटेशन फोर्स के सारे जो नियम हैं उनको प्रभावित करता है? तो ए ऑप्शन में कह रहा है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये प्रभावित करेगा बेटा। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी प्रभावित करेगा। एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये भी प्रभावित करेगा। बट अगर हम बात करें कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई सी ऑब्जेक्ट कौन से कलर की है, ये किसी भी तरीके से यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, ठीक है। क्या आपने देखा कभी भी ब्लैक जो ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा पावर लगेगा, जो जो दूसरे कलर के ऑब्जेक्ट हैं वो कम पावर लगाएंगे ग्रेविटेशन पावर? ऐसा नहीं होता है ना, स्ट्रेंथ बराबर होती है। दे द कलर्स आर नॉट द मैंडेटरी फैक्टर फॉर इट। क्लियर? बात समझ रहे हैं? अगर अभी तक आपको सारी चीजें क्लियर हुई हैं और बने रहेंगे, जाएंगे नहीं, 2-4 क्वेश्चन और हैं, फिर इसको हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आप कैसा लगा ये लेक्चर आप बताएंगे बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 अगर बात करें, कह रहा है कि इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डबल्स, अगर मासेस को डबल कर दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हमने बात करी थी कि फोर्स और जो मासेस हैं, है ना, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब हम इसको डबल कर देंगे, है ना, मासेस के प्रोडक्ट को डबल कर देंगे तो फोर्स भी डबल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा डबल, है ना। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही ऑप्शन, है ना, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू? आपको कह रहा है अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताइए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, जी की क्या है? अभी अभी डिस्कस किए थे कि ये जो ऑप्शन होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये सही ऑप्शन है। जो यूजीसी है उसकी वैल्यू, जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू ये होती है, जो हेनरी कैवेंडिश साहब ने, अपने जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ ऑर्बिट डज एन ऑब्जेक्ट फॉलो इफ द टोटल एनर्जी इज नेगेटिव? अगर हम बात करें कि ऑर्बिट की जो, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्बिट डज एन ऑब्जेक्ट फॉलो, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी मास, तो कौन सा ऑर्बिट फॉलो करेगा जब इसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी? क्या हो जाएगी बेटा? नेगेटिव हो जाएगी। तो तब भी क्या होगा, एलिप्टिकल ऑर्बिट ही फॉलो करेगा उस केस में। आप देखो कोई भी फैक्टर हो उसमें सारी चीजें कांस्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कैप्लर्स लॉ में, तो ये हमेशा टोटल एनर्जी की कंजर्वेशन रूल पर फॉलो करता है। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो ये ऑप्शन जो है वो एलिप्टिकल पाथ को फॉलो करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा। चलिए या फिर आप देखो ना, अगर हम बात करें कि जब भी कोई स्पेस क्राफ्ट से कोई भी चीज जब ऊपर जाती है, तो जब स्पेस क्राफ्ट नीचे जब नहीं आ पाता या किसी कारणवश जब आपका जो है मिशन फेल हो जाता है, तो उसका जो ऑर्बिट कचड़ा है ना, जो कचड़ा है वो कचड़ा अभी भी जो हमारे ब्रह्मांड में जो है या वेस्टेज है, जो हम कह सकते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल वेस्टेज हैं, वो अभी भी वहां पे चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो भी एक एलिप्टिकल पाथ को फॉलो करेगा, चाहे उसकी नेगेटिव एनर्जी क्यों ना हो जाए, चाहे उसकी एनर्जी जीरो क्यों ना हो जाए, तो वो एक तरीके का एलिप्टिकल पाथ ही फॉलो करेगा। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे बात करेंगे कि विच लॉ हेल्प एक्सप्लेन व्हाई प्लेनेट शिफ्ट्स ओवर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैप्लर सेकंड लॉ एक बहुत ही सही ऑप्शन होगा। यहाँ पे बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू सेकंड कैप्लर्स लॉ, द line joining from the path that is
व्हाट वी कैन से द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द सन टू द अर्थ, या फिर कोई प्लेनेट, वो इक्वल करेगा, मतलब इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो केपलर्स लॉ में आपको सेकंड लॉ सही है ना, क्लियर। सो यहाँ पे आप चीजों को देख देख पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको अगर बात करें बी, बी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो कह रहा है व्हाट डज केपलर्स थर्ड लॉ मेनली डिस्क्राइब। तो ऑर्बिट के बारे में डिस्क्राइब करेगा क्या? नहीं। प्लैनेट के शेप के बारे में करेगा। कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, आपके लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऑर्बिट के पीरियड की बात करेगा, ऑर्बिट की क्या करेगा? पीरियड की बात करेगा, ऑर्बिट पीरियड और डिस्टेंसेस की बात करेगा। ऑर्बिट पीरियड की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑर्बिट के टाइम पीरियड के लिए बात करेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, आपको इतनी बातें समझ आई हैं अभी तक, है ना, तो एक बहुत ही उम्दा लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें जो है टी स्क्वायर, जो आप थर्ड लॉ में पढ़ते हो कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, रूट मीन स्क्वायर का क्यूब। तो ये टाइम डिस्टेंसेस के बारे में बताता है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपने लिखा, ठीक है। इफ इफ द डिस्टेंसेस, क्विक करेंगे, थोड़ा सा फास्ट करेंगे इस चीज को, टू ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल, है ना, डिस्टेंस को ट्रिपल दिया जाए, तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कुछ कर देगा डिस्टेंस के, डिस्टेंस है, अगर बात करें ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस ट्रिपल कर दे, ट्रिपल कर दे, ये जो है आपको 9 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो 9 गुना जो जो आपका जो फोर्स है वो 9 गुना, समझ रहे हो, फोर्स जब हो जाएगा, यानी कि आर क्यूब जो है 3 गुना हो गया, तो आर स्क्वायर यानी कि 9 गुना, ये 1/9 हो जाएगा। तो 1/9 हो जाएगा तो फोर्स भी आएगा ना दोस्तों। ये बात क्यों भूल रहे हैं? ये क्वेश्चन नंबर जो है 23 का लास्ट क्वेश्चन जो है वो एक सही बात समझ रहे हैं। ये कुछ क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट हैपन टू द सैटेलाइट स्पीड व्हेन इट्स मूव्स टू द हायर ऑर्बिट? रिमेन्स कांस्टेंट, बात समझ रहे हैं, ये कांस्टेंट हो जाएगा, रहेगा, चाहे वो हायर ऑर्बिट में पास करे, चाहे वो ऑर्बिट में पास करे, तो वहां पे आपको देखने को ये मिलेगा कि वो हमेशा कांस्टेंट रहती हैं, ठीक है। जियो कि जब भी कोई सैटेलाइट लॉन्च करेंगे तो वो हमेशा जो है पृथ्वी के नजदीक ग्रह में रहेगा, 36 ठीक है। इतनी रेडियस में आपको उस ऑर्बिट को लॉन्च करना होगा। जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं और जो भी टीवी सैटेलाइट्स हैं, जहाँ सिग्नल सैटेलाइट्स हैं, रेडियो कम्युनिकेशंस हैं और रडार कम्युनिकेशंस हैं, वहाँ हम उसको 3600 के किलोमीटर के रेडियस में सेट करते हैं, जिससे आपको सारी चीजें गूगल मैप हो चाहे कुछ भी हो, है ना, थैंक्स टू गूगल, गूगल मैप वहाँ पे काम करेगा, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पे आपको सारी में जो भी आपके दुनिया के कंसेप्ट हैं, वहां पे टॉपिक में क्या लग रहा है, विज्ञान लग रहा है, तो क्यों नहीं पढ़ते हैं विज्ञान को। चलिए, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है आपके लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द नेम फॉर द पॉइंट इन अ एलिप्टिकल ऑर्बिट व्हिच इज फारदेस्ट, या फारदेस्ट, है ना, इसको हम फार्क भी कह सकते हैं, फारदेस्ट फ्रॉम द सेंट्रल बॉडी। सेंट्रल बॉडी का मतलब सूरज, सन से, है ना, सन से जो फारदेस्ट है उसका सबसे जो है सबसे जो नजदीक ग्रह है ना, उसके लिए नजदीक नहीं, दूर दूर, फर्देस्ट कह रहा है। तो फर्देस्ट के लिए आप देखोगे एफेलॉन, एफेलॉन अभी अभी पढ़े थे, एक एफेलॉन एक ऐसा केस होता है जिसमें सूरज जो है पृथ्वी के सबसे दूर होता है। बात समझ रहे हैं? ये हुआ कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपको मैंने पढ़ाए। अगर आपको बहुत उम्दा तरीके से समझ आए हैं, बहुत ही दमदार तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है, अभी भागे नहीं है क्वेश्चन को लेकर, स्पीड नहीं पकड़ी है एबीसीडी चल के भाग, ऐसा नहीं होता है हमारे क्वेश्चन के लेक्चर, ठीक है। या फिर हमारे पूरे चैनल में आप बात करिए कि ये सारी चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का
एक हमारा उम्दा तरीके से समझाने का नजरिया रहता है। इन बातों के लिए आप कभी भी नहीं बोल सकते हैं। तो बेटा चलिए, आपको हमारा साथ देना होगा, हम भी आपका साथ देते हैं बेटे, और टारगेट को अचीव करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम भाग जाएंगे, टारगेट को बहुत उम्दा तरीके से अचीव करेंगे, और केवल आपका साथ चाहिए। विश्वास बनाए रखिएगा। टारगेट को अचीव करने में 9th 10th 11th 12th नीट जेईई इन सारी चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। बस थोड़ा सा जो है सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ने दीजिए। इसके अलावा हम बात करेंगे जो है अपने व्यूज तो अपने आप आएंगे, बट आप लोग अपने दोस्तों को और अपने साथियों को जोड़िए यहाँ पर, और हम भी आपको बना रखेंगे। सारी चीजें लगातार चलेंगी, लगातार चलेंगी, चाहे कोई भी त्योहार हो, चाहे कोई भी छुट्टी हो, कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि आज लेक्चर क्यों नहीं आया। ठीक है, कोई रेयर केसेस में कुछ ऐसा इमरजेंसी हो जाती है जिसमें मैं नहीं कह सकता कि लेक्चर आएगा कि नहीं आएगा, आई एम नॉट रिकमेंडिंग इट, है ना, बट वहाँ पे चीजें आप लगातार वे में समझते चलेंगे, बट हमें फॉलो लगातार करिएगा। इससे आपकी तैयारी बहुत उम्दा तरीके से हो जाएगी। चलिए, ठीक है, फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में। तब तक आप विशेष ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, है ना, लाइक करिए सेशन को, कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट मोरल को हाई करते हैं, और हमारी टीम और हम लगातार लगे हुए हैं आपके लिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में।